हेलो दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है हमारी दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म से क्या नहीं है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो क्या कहता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो रिफॉर्म है वो 1991 में आया था, जिसका मेन पर्सपेक्टिव था कि ट्रेड जो चीज़ है, ट्रेड को और आसान बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और आसान बनाना, उन सब चीज़ों के लिए ये पॉलिसी लेकर आई गई थी। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं होगा, जिसको ये फेवर नहीं करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिसमेल्टिंग ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कोटा सिस्टम क्या होता था कि 1991 से पहले हमारा क्या था, लिमिटेड था कि भाई इतना चीज़ ही हम इंपोर्ट करेंगे, इतना चीज़ ही एक्सपोर्ट करेंगे, लिमिटेड कोटा सिस्टम था। तो क्या अगर हम उसको अगर ख़त्म करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो यानी ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है करता है। ठीक है, तो ये कब आया था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये 1991 में आया था। ठीक है, उसी के और ये उस समय क्या होता है, एलपीजी मॉडल एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा है रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट, यानी हम टैरिफ यानी एक तरीके का टैक्स, अगर हम टैक्स कम करते हैं तो क्या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होगा। सही बात है, इंक्रीज होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग फॉर इंपोर्ट। हाँ, अगर हम लाइसेंस वाला सिस्टम हटा देते हैं तो क्या होगा, हम आसानी से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका अभी तक तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अगर हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं तो क्या हमारा ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट होगा। नहीं होगा। अगर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करेगा। तो ये हमारे जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जो 1991 में ये आया था, अब ये बताओ कि इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा था। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताना है LERM, इसका पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में कराया है। ठीक है, LERM का पूरा नाम बताना है। फिर आपको ये भी बताना है कि साथ ही साथ आपको ये भी बताना है इसमें हमने कितने एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट किया, डुअल, ट्रिपल या फिर फोर्थ, ऐसे करके हम कितने एक्सचेंज रेट पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया था या फिर सिंगल को अडॉप्ट किया था। LERM में ही आपको बताना है। फिर साथ ही साथ आपको बताना है कि जो 1992 का जो रिफॉर्म, मतलब 1992 में जो रिफॉर्म आया था, तो उसमें उस मॉडल जो 5 ईयर प्लान था, उस 5 ईयर प्लान का किसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको 3-4 क्वेश्चन बताना है और तीनों 4 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में करा दिया है। ठीक है, तो क्लियर बताना है, कमेंट सेक्शन बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कवर 3 सेट्स ऑफ मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस। मतलब प्राइवेटाइजेशन जब हम बोलते हैं तो 3 सेट आते हैं, वो कौन 3 सेट हैं और चौथा इनमें से नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 में से कौन सा 3 है और 1 नहीं है, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऑपरेशनल मेजर। हाँ, ऑपरेशनल मेजर यानी जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कोई कंपनी सही तरीके से काम करे, ऑपरेशनल मेजर लेना सही बात है। ओनरशिप का होता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हम ओनरशिप शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट हर चीज़ का ओनरशिप रखती थी और वो शिफ्ट करके किसकी तरफ मूव कर रही, प्राइवेट, यानी मालिकाना हक। तो ओनरशिप वाला भी सही है और ऑपरेशनल वाला भी सही है। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर भी सही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यानी जैसे CEO का कंसेप्ट आता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल पे होते हैं, फिर इसके ऊपर एक मैनेजर होते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर। तो ये सब चीज़ जो है ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, यानी प्राइवेटाइजेशन के 3 सेट है। ये जब 3 सेट होगा तब जाकर हम प्राइवेटाइजेशन को अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 है, लेकिन चौथा नहीं है। अकाउंटिंग मेजर इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन का ये पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग मेजर इज नॉट ए पार्ट ऑफ किसका, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो 3 आपका सही हो गया।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि नॉट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट पूछ रहा है तो राइट आंसर इज अकाउंटिंग लेजर। क्लियर? कोई डाउट? अब प्राइवेटाइजेशन कौन से मॉडल में आता है ये अभी मैंने आपको डिस्कशन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वाज कंसिडर्ड टू बी द फाइंड ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। कौन से एज के पूछ रहा है कि जनगणना 2011 में बाल लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, यानी अगर किस आयु के बच्चे को हम ये बोल सकते हैं सेक्स रेशियो काउंट करने के लिए कौन सा एज है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताना है इन्फेंट वाला क्या एज होता है, इन्फेंट रेट जब हम निकालते हैं तो कौन से एज के बच्चे का निकालते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, 0 से 1 साल के बच्चे तक, ऑप्शन 2 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे तक, ऑप्शन 3 2 साल से लेकर 3 साल के बच्चे का, और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये बताओ इन्फेंट रेट, ठीक है, इसका आपको ऑप्शन कमेंट में बताना। और इसका जो आंसर है विच एज ग्रुप, किस एज ग्रुप जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो काउंट करने के लिए, तो वह है 0 से 6 साल के बच्चे को हम काउंट करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेंसस से मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, सेंसस क्या है, कब आया, कौन से ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है सेंसस, और कब नेक्स्ट कौन सा होने वाला है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो ये सब चीज़ों का आपको क्या करना है, कमेंट बताना है कि किस मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि सेंसस से रिलेटेड कोई अपडेट, अभी नया सेंसस कब होने वाला है ये भी आपको बताना है, कास्ट सेंसस कब हुआ था ये बताना है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है, ठीक है। तो आपको जस्ट कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका इससे क्या होगा, रिवीजन होगा, और रिवीजन बार बार करोगे तो फैक्ट्स याद रहेंगे। क्वेश्चन आपके फैक्ट्स बेसिस पे ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स याद रखने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा, और बार बार लिखने के लिए आपको जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो बार बार लिखा करूँ कॉमेंट में, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है, 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द पार्ट ऑफ शेड्यूल ए कैटेगरी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी कराया, प्रीवियस क्लास में मैंने कराया, मैंने बताया था कि इंडियन इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1956 का, वो कब आता है 1956 में। और इसमें क्या किया गया कि इंडस्ट्रीज को, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी जितने भी आपको बोल सकते हैं जितने भी उद्योग हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में कौन था? शेड्यूल ए में ओनली गवर्नमेंट, इसमें ओनली गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ उसे गवर्नमेंट ही चलाएगी। इसमें कितने इंडस्ट्रीज थे? अप्रॉक्स 17 इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जैसे इसमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर जाओगे, जैसे माइनिंग हो गया, ठीक है, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये जैसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो सब शेड्यूल ए में कैटेगरी में आता है। फिर वैसे शेड्यूल बी में कौन सा इंडस्ट्रीज होगा? शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज होगा जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो इसमें जो वैल्यूएशन होगा, जो बोल सकते हो एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस होगा, वो गवर्नमेंट का ही ज़्यादा रहेगा। अब इसमें कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं? तो जैसे फर्टिलाइजर, जैसे रबड़ इंडस्ट्रीज, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज आते हैं, इसमें टोटल इंडस्ट्रीज कितने थे? तो 12। ये नंबर जरूर याद रखना। इसमें टोटल इंडस्ट्रीज कितने थे? तो 17 शेड्यूल ए में। और शेड्यूल बी में कितने इंडस्ट्रीज थे? तो 12। और शेड्यूल सी इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ओन रहेगा, यानी सिर्फ उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोग ही हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अब पूछोगे सर इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज, तो जैसे यहाँ पे 12 और 17 में से जो बचा वो सब शेड्यूल सी में आता है, ठीक है। क्लियर? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। कौन कौन से? तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उस कंपनी को चलाएगी और कोई उसमें मालिकाना किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे कि एटॉमिक डिफेंस आज की भी डेट में होता है। एटॉमिक डिफेंस बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन होता है, उसमें प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है।
एक चीज है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज मैंने शेड्यूल बी बताया। शेड्यूल बी में क्या होगा कि आपका जो गवर्नमेंट होगा अब प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो शेड्यूल बी में आएगा। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गया, रबड़ इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज इसमें आती है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट शेड्यूल सी में कौन आएगा। शेड्यूल सी में वो इंडस्ट्रीज आएंगे जो ना ही प्राइवेट ना ही शेड्यूल ए में है ना ही शेड्यूल बी में है, तो जो बचा इंडस्ट्रीज वो शेड्यूल सी में आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द पार्ट ऑफ शेड्यूल ए। आप बता सकते हो कौन सा है ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस में है बताना, ये शेड्यूल सी का पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं। सिंथेटिक रबड़ वाला बी का पार्ट है, और माइनिंग आपका ए का पार्ट है, और फर्टिलाइजर ये भी आपका बी का पार्ट है। तो राइट आंसर इज व्हाट, माइनिंग इज द राइट आंसर। कोल इंडस्ट्रीज हो गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, मिनरल्स, आयरन, ये सब जो जितने भी हैं, हाँ वो सब आपके शेड्यूल ए के पार्ट हो गए। क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम limit of statutory liquidity ratio that was recommended by the नरसिम्हा कमेटी। ठीक है। अब एक बात समझ लो, देखो जो बैंक होता है ना, यानी आरबीआई, अब इसमें लीगल रिजर्व रेशियो, अब लीगल रिजर्व रेशियो में दो पार्ट आ गए, एक आपका आता है एसएलआर और एक आता है सीआरआर। एसएलआर वो पैसा, यानी वो पैसा जो कि बैंक अपने पास रखते हैं, वो पैसा रिजर्व में जो कि बैंक अपने पास रखते हैं, वो कितना पैसा होगा? वो पैसा होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है। किसका होता है एसएलआर? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करने वाला कौन है? आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करेगा कि कोई बैंक के पास कितना एसएलआर होगा और सीआरआर क्या होगा। ठीक है। एसएलआर क्या पैसा, कौन सा पैसा होगा? वो पैसा जो कि, याद रख, सुनो ध्यान से, कि वो पैसा जो कि बैंक, जैसे मान लो कोई एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, अब एसएलआर वो पैसा जो कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है? जैसे मान लो कि आप अपना पैसा अकाउंट में रखते हो, वो डिमांड वाला हो गया कि जब मन तब मैंने क्या कर लिया, डिमांड कर लिया। कुछ टाइम वाला होता है, कुछ फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वो सब के पैसे का लायबिलिटीज यानी देना है, ये वो किसको देना है? पब्लिक को देना है। कौन देगा? बैंक देगा। तो उसका कुछ परसेंटेज अपने पास कैश में रखना पड़ता है, गोल्ड के फॉर्म में रखो, कैश के फॉर्म में रखो, वो कितना परसेंट, वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। ठीक है, एसएलआर। और सीआरआर क्या होता है? इसी का एंड नेट डिमांड डिपॉजिट का ही कितना पैसा किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो। ये एसएलआर हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर, कोई डाउट? तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एसएलआर नरसिम्हा कमेटी ने कितना रिकमेंड किया था। अब नरसिम्हा कमेटी वही 1991 के आसपास, 1992 के में आया था, और इसने रिकमेंड किया था कि भाई हमारा जो एसएलआर होना चाहिए 25% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो एसएलआर था वो 38% के आसपास हुआ करता था। अब पूछोगे कि सर ये बढ़ा घटा से क्या रिलेशन? देखो, अगर मान लो कि बैंक के पास, ऐसे समझो, सिंपल टर्म में समझो, जैसे मान लो कि बैंक के पास एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई है, ठीक है, बैंक के पास 100 रुपया क्या आया, एंड पूरा पैसा आया, सपोज करो 100 रुपया है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इसका 38% आपको रिजर्व में रखना होगा, 38% रिजर्व में, तो यानी बैंक 38% क्या रखेगा? आप 38 रुपीज अपने पास रिजर्व में रखेगा। अब वो दूसरे को कर्जा देने के लिए कितने पास उसके पास कितना पैसा बच गया? यानी 2 40 60 यानी 62 रुपये तो ही कर्जा दे सकता है। यानी लोन किसी को, जो इंडस्ट्रीज हैं, किसी को अगर लोन देना हो तो कितना देगा? 62 रुपये दे सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये परसेंटेज अगर मैं घटा दूँ, सपोज करो कि 25% कर दूँ, तो अब क्या कर सकता है वो? 75 रुपीज़ आपको क्या कर सकता है? लोन प्रोवाइड कर सकता है। यानी अब वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकता है बैंक। तो यही मतलब होता है कि एसएलआर का बढ़ना घटने से ये इम्पैक्ट होता है। अगर लोन ज़्यादा प्रोवाइड होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एसएलआर का बढ़ना घटना बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है
अब समझ में आया कि नरसिम्हा कमेटी ने क्यों इसे घटाया था। क्यों? क्योंकि लोगों तक पैसा पहुंचे, लोग जो है लोन ले, वो अपने कामों को अच्छी तरीके से काम करें, ठीक है। तो इसलिए नरसिम्हा कमेटी ने 25% कहा था, जो कि 38% था। यानी अगर मान लो कि कोई बैंक के पास 100 रुपये आया तो 38 रुपये तो भाई जमा ही कर देना, उसको इसका लोन ही नहीं देना, किसी को देना ही नहीं। अब बचा जो 62 रुपीज़ है उसका वो लोन देगा, उसका वो इंटरेस्ट कमाएगा, तो बैंक भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके स्टाफ, वो सब भी तो खर्चा निकालना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इसका जो है, अब SLR जो है, SLR ये आज के डेट में 18% के आसपास है, और CRR समथिंग 3%, यानी टोटल आपके 21% के आसपास दोनों मिलाकर है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइट आंसर समझ में आ गया, नरसिम्हा कमेटी ने 25% बोला था। एज पर द, देखो सेंसस से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो सेंसस के अकॉर्डिंग बोल रहा है, एज पर द सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे कम फीमेल लिटरेसी किस में है। अब बताओ मुझे सबसे लोएस्ट लिटरेसी वाला कौन सा राज्य है। लोएस्ट लिटरेसी सबसे कम किसका है, तो वो है बिहार का। हाईएस्ट लिटरेसी केरला, ठीक है। अभी हमारा जो है कुछ ऐसे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरियाणा, सॉरी राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान में फीमेल लिटरेसी सबसे कम है। क्लियर? कोई डाउट? सेंसस से यही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी नीति का पता चलता है। यानी बोल रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गवर्नमेंट का कौन सा नीति का पता चलता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इसका अगर सिंपल टर्म में बोले तो बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सिंपल टर्म में बोले तो क्या, बजट। अब बोल रहा है कि बजट जब आता है तो वो कौन से पॉलिसी को इंडिकेट करता है। जाहिर सी बात है वो फिस्कल पॉलिसी को इंडिकेट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी किसका हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक लाता है, RBI का काम, RBI का काम। अब बताना है आपको मॉनेटरी पॉलिसी का हेड चेयरमैन कौन, मतलब हेड कौन, मतलब उस जब मॉनेटरी पॉलिसी की जब मीटिंग होती है तो उसको हेड कौन करता है, तो ये आपको बता, ये इसको हेड करता है आपका RBI के गवर्नर, RBI के गवर्नर। तो अभी RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा साहब, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट है RBI मॉनेटरी पॉलिसी, तो समझ में आ गया भाई, ये RBI का काम है, पैसा वैसा लेने देने का, मॉनेटरी यानी मौद्रिक, ऐसे याद रखना, पैसा मॉनेटरी मनी, वो किससे रिलेटेड होगा, RBI का काम होगा। इंडस्ट्रीज पॉलिसी जब आती रहती है, चेंज होता रहता है, तो ये कोई बड़ी। फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर, फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने होने वाले हैं, कैपिटल रिसिप्ट कितने आने वाले हैं, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करने वाले हैं, मतलब आने वाले टाइम में कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, कितना खर्चा किया था तो उसका क्या रिजल्ट आया। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट में देखने को मिलता है। और ये किस आर्टिकल में आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्ट आर्टिकल 112 में आता है, ठीक है। क्लियर? इतना चीज़ क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, देखो सेंसस से 3 क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। अब आप मुझे बताओ कि इसी स्टेट में यानी 4 में से ही कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ जैन रिलीजन है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया है, तो आपको कमेंट में बताना है कि इसी 4 ऑप्शन, यही 4 ऑप्शन आपका है, और इसी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन आपका जैन का है, ठीक है। जैन रिलीजन का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट में सबसे, हाँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, यही पहला क्वेश्चन तो सबसे जैन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस स्टेट में, और दूसरा आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है, यही ऑप्शन है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रीवियस PYQ सीरीज देखी है तो आप आसानी से कर लोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। और दोनों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में से ही वो दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर जहां पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, तो आपके 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मींस द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड, बोल रहा है कि किसका क्या अर्थ होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के
उद्योगों में स्वायत्तता एवं प्रबंधन नियंत्रण निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करना, यानी एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ है जिसमें आप, तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात आएगी, यानी मालिकाना हक देने की बात आएगी, वो किसकी बात करेगा? प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है, एक कंट्री से साथ दूसरी कंट्री के साथ जब हम ट्रेड से कनेक्ट होते हैं। लिबरलाइजेशन आपको पता है कि जब हम अपनी पॉलिसी में क्या करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी लाते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी यानी पॉलिसी ऐसा बनाना जो कि सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, किसी के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लियर? इतना चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इतना ही आज की क्लास में, इतना ही है, ठीक है। और आपको बताना है कि आज की क्लास कैसे लगी, ठीक है। और साथ ही साथ जितना भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू के हम उस सीरीज में, पीवाईक्यू के सीरीज में हम अब लगभग अंतिम में आ गए हैं, इसलिए जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे आपको क्या मिलेंगे, एक तरीके से जाना पहचाना ही मिलेगा। साथ ही साथ ये भी मिलेगा कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको अपने कमेंट में आपको जवाब देना है, क्योंकि अगर आप बार बार क्वेश्चन का, जब मैं पूछता हूँ, जब आप बार बार उस क्वेश्चन को लिखते हो, आंसर उसका लिखते हो, तो इससे आपको याद होती है। और आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए क्या है, फैक्ट्स आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।